मतलब एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया, लेकिन कोर्ट का जो फैसला है अभी नहीं आया है, वो ट्रायल चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ मामला लंबित है, उसने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम क्रैक कर लिया और उसका रिजल्ट आ गया, जो पुलिस की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, कैसे होती है, तो उस आधार पर भी एम्प्लॉयर नौकरी से आपको हटा सकता है। जय हिंद दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा है, आईपीसी की कोई धाराएं हैं, तो आपकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं, और लगेगी तो क्या प्रोसीजर है और अगर किन किन कंडीशंस में लग सकती है। तो दोस्तों मेरे पास लगातार बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड। जैसा कि एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि सर मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, उसमें अपीयर हो गया हूँ और मुझे ये डाउट है कि मेरा उसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि मेरे खिलाफ आईपीसी की कुछ धाराओं का मुकदमा पेंडिंग है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न और इससे जुड़े प्रश्न लगातार आते ही हैं, तो आज हम लोग इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ Q&A, मतलब हम क्वेश्चन और फिर उसके बाद उसका आंसर डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन हम लोग इससे शुरुआत करते हैं कि किसी भी सरकारी परीक्षा को पास करने के बाद जो पुलिस की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, कैसे होती है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया होती है जो एक एम्प्लॉयर, मतलब जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली संस्था है, उसको मैं यहाँ पर एम्प्लॉयर बोल रहा हूँ। जो एक एम्प्लॉयर होता है वो क्या होता है कि जिसको रिक्रूट किया है उससे रिलेटेड थाना या उससे रिलेटेड जिले के एसपी ऑफिस में जानकारी भेजता है और वहाँ से रिक्रूट की जानकारी मांगता है कि उसका कैरेक्टर वेरिफिकेशन चाहिए, मतलब उसका चरित्र कैसा था, इसके अलावा उसके खिलाफ कोई लंबित प्रकरण तो नहीं है, कोई पेंडिंग केसेस तो नहीं है, कोई ट्रायल तो नहीं चालू है किसी मुकदमे का। ये सारी जानकारी उनसे मंगाता है। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया होती है जो सभी एम्प्लॉयर नौकरी में आने वाले जो रिक्रूट्स होते हैं उनके लिए ये प्रोसीजर रखा जाता है। यहाँ पर मैं ये एक बात बता दूं कि मेरा भी वेरिफिकेशन हुआ था जब मैं सब इंस्पेक्टर में सेलेक्ट हुआ, तो मुझे अपने ज़िले में, मतलब जिला मंडला जो मेरा है और वहाँ पर बमनी बंजर थाना है, वहाँ पे वेरिफिकेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ मामला लंबित है, उसने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम क्रैक कर लिया और उसका रिजल्ट आ गया, मतलब एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया, लेकिन कोर्ट का जो फैसला है अभी नहीं आया है, वो ट्रायल चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है, तो क्या उसका सिलेक्शन होगा, क्या उसको ज्वाइन करा लिया जाएगा या फिर उसको होल्ड करा दिया जाएगा। तो इस बारे में ये है दोस्त कि इट्स टोटली डिपेंड ऑन एम्प्लॉयर। जो भी एम्प्लॉयर है या फिर जो अथॉरिटी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है या रिक्रूटमेंट अथॉरिटी है, वो नॉर्मली होल्ड नहीं कराती है। वो क्या करती है कि वहीं पर या तो उसको इन कर लेते हैं या फिर वहीं पे आउट कर देते हैं। बहुत कम होता है जब ऐसा होल्ड में रखते हैं। और ये जो फाइनल रिजल्ट आता है वो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ही होता है, मतलब अगर वेरिफिकेशन में कुछ नेगेटिव आ जाएगा तो वो स्वतः ही रद्द हो जाएगा और अगर नहीं तो उसको ज्वाइन करवा लेंगे। इसमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसके खिलाफ मामला पेंडिंग है, कोर्ट में मामला पेंडिंग है और उसको ज्वाइन करा लिया गया है, तो और बाद में कोर्ट का फैसला आता है और उसमें वो दोषी पाया जाता है, तो आगे की क्या प्रक्रिया होगी। तो देखिए दोस्तों, इसके कई सारे पहलू हो सकते हैं। मान लीजिए कोई छात्र एग्जाम क्लियर कर लेता है, ज्वाइन कर लेता है, तो वह पहले प्रोबेशन पीरियड में होता है या फिर जिसको परिवीक्षा अवधि बोलते हैं हिंदी में। जनरली ये सभी नौकरियों में साल या 2 साल का होता है, जैसे सब इंस्पेक्टर में करीब 1.5 या 2 साल का रहता है प्रोबेशन पीरियड या परिवीक्षा अवधि कहते हैं जिसको। मान लीजिए कि दौरान प्रोबेशन पीरियड कोर्ट से उसका कन्विक्शन हो जाता है, तो उस स्थिति में एम्प्लॉयर बगैर कोई इंक्वायरी सेटअप किए, मतलब प्रोबेशन पीरियड में बगैर कोई इंक्वायरी सेटअप किए, ऑन द बेसिस ऑफ द जजमेंट ऑफ द कोर्ट इनको नौकरी से निष्कासित कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कि प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो गया, तब इन्हें इंक्वायरी कंडक्ट करनी पड़ेगी और उनसे जवाब मांगना पड़ेगा, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देनी पड़ेगी। एज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, वो कॉज नोटिस जैसा होता है, मतलब कारण बताओ नोटिस। उसमें ये पूछते हैं कि ऐसे ऐसे केस में आप कन्विक्ट हो गए हैं तो क्यों ना आपको हटाया जाए, इस संबंध में अपना जवाब प्रस्तुत। फिर जवाब देते हैं और इंक्वायरी कमेटी उस पर एक्शन लेती है। इसका एक पहलू यह भी है कि दोष सिद्धि किस में हुई है। अपराध की अलग अलग श्रेणियां होती हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब मान लीजिए कोई छात्र जीवन में कोई धरना प्रदर्शन में होता है, मुकदमा होता है और कन्विक्शन हो जाता है, तो ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर पे। हो सकता है एम्प्लॉयर इसको एक माइल्ड नज़र से देखे क्योंकि ये एक ट्रिवियल ऑफेंस है, शायद एम्प्लॉयर इसको लैप्स कर दे, ना माने कि चलो ठीक है। तो इस पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ही बनता है कि क्या अपराध की गंभीरता पे, है ना, सिवियरिटी ऑफ ऑफेंस पे भी डिपेंड करता है कि हमें मतलब छूट मिलेगी या दंड मिलेगा या फिर क्या प्रक्रिया है इसकी। तो इसका आंसर ये है कि सिवियरिटी ऑफ क्राइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वैसे दोस्तों अगर गंभीर धारा में अपराध पंजीबद्ध हुआ है तो आपका बच पाना तो मुश्किल ही है। खैर उसमें भी अलग अलग पहलू हैं, जैसे मान लीजिए कि एक गंभीर धारा में अपराध पंजीबद्ध है, मान लीजिए 302 मतलब मर्डर का अपराध पंजीबद्ध है, मुकदमा लगा है, ट्रायल होता है
और मान लीजिए एक्विटल हो जाता है, मतलब बरी हो जाता है 302 के मामले से। अब बरी हो जाने के बाद जो एम्प्लॉयर होता है वो इंक्वायरी सेटअप कर सकता है कि बरी हो गए तो उसका आधार क्या है, कैसे बरी हो गए, एक्विटल कैसे हो गए। ऐसा तो नहीं है कि विटनेसेस हॉस्टाइल हो गए या फिर बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया। इस तरह से अगर एक ऑनरेबल एक्विटल नहीं हुआ है तो उस आधार पर भी एम्प्लॉयर नौकरी से आपको हटा सकता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो न्यायालय से बरी हो गया था। लेकिन फिर भी नौकरी से हटाया जा सकता है क्योंकि एक्विटल जो था वो क्लियर कट नहीं था, मतलब ऑनरेबल एक्विटल नहीं था, इसलिए आपको नौकरी से तब भी हटाया जा सकता है। यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप नौकरी में लग गए हैं, प्रोबेशन पीरियड भी खत्म हो गया, आप रेगुलर बेसिस पे नौकरी में हैं और कोई पास्ट का मतलब आपका पुराना कोई अपराध का खुलासा हो जाता है, बाद में इसमें आपकी भूमिका पाई जाए तो क्या होगा। तो जनरली उस स्थिति में भी डिसीजन एम्प्लॉयर के हाथ में ही होगा। अब नॉर्मली ये होता है कि आप मान लीजिए आप नौकरी में हैं, एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा क्लियर रहेगा कि मान लीजिए आप नौकरी में हैं, रेगुलर बेसिस पे नौकरी में हैं, आप कोई अपराध हो गया, आप पंजीबद्ध हो गया, ट्रायल चालू हो गया, तो क्या नौकरी से निकालेंगे? तो जनरली ऐसा नहीं होता है, नौकरी से ही निकालते हैं, आपको सस्पेंड कर दिया जाता है, नौकरी से नहीं निकाला जाता। टिल द वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट कम्स। इस पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सिविल मुकदमे और आपराधिक मुकदमे दोनों प्रभाव डालते हैं क्या हमारी नौकरी पर? तो इसका ये है कि मेजरली क्या होता है, क्रिमिनल ऑफेंस ही काउंट होते हैं, ज़्यादातर मामलों में क्रिमिनल ऑफेंस को ही देखा जाता है। अब मान लीजिए आपका कोई पारिवारिक मामला है, आपके ताऊ से लड़ाई हो गई, आपके चाचा से लड़ाई हो गई, आप अपना हक मांग रहे हैं, तो वो दीवानी मामले या सिविल मामले चालू हो जाते हैं, तो उससे आपकी नौकरी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो आप अपना राइट मांग रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, तब तक कि जब तक कि उसमें मतलब क्रिमिनल ऑफेंस ना ऐड हो जाए। चलिए आप उसके लिए लड़ाई कर लिए, मारपीट कर लिए, तो फिर वो क्रिमिनल ऑफेंस में आ जाता है। इस सब के अलावा यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर नौकरी के लिए अलग अलग अहर्ताएँ होती हैं, अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे पुलिस, सिविल सर्विसेज या फिर जुडिशरी, इनमें क्या होता है कि रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कन्विक्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इसमें सीधे आपको निकाला जा सकता है, क्योंकि सिविल सर्विसेज हो गए या फिर पुलिस हो गई या फिर जुडिशरी हो गई, इसमें बहुत ही जिम्मेदारी वाले पद होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रहती है, इसलिए इसमें ऑफेंस अगर आपका रजिस्टर्ड बस है तो भी ज़्यादातर मामलों में आपको नहीं लिया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए कि हमारे भविष्य में जो हम सरकारी परीक्षा देंगे और हमारा जो पुलिस वेरिफिकेशन हो उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। तो इसका सीधा सा फंडा है कि जिस भी परीक्षा में आप जा रहे हैं उसमें जो भी ज़रूरी जानकारी मांगी गई है कुछ भी ना छुपाएं, सब कुछ क्लियर रखें, सारे फैक्ट्स बताएं। इससे क्या है, फ़ायदा भी होता है, जैसे कि आपके खिलाफ़ कोई मुकदमा है या फिर ऐसी चीज़ें हैं, तो बाद में अगर आपने उसको डिस्क्लोज़ किया हुआ है, आपने क्लियरली बताया हुआ है, तो बाद में आप चैलेंज भी कर सकते हैं अगर वैसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका वेरिफिकेशन में कोई भी इशू ना आए, आपकी जॉब में कोई इशू ना आए, पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर रहे, तो उसके लिए अगर आप एग्ज़ाम देते हैं और किसी अनचाहे कारण से या गलती से या किसी भी कारण आपके खिलाफ़ मुकदमा है या फिर रजिस्टर्ड है कोई केस, तो आप क्या करिए कि सारी जानकारी उनको क्लियर प्रोवाइड करा दीजिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा जो भी डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वैसे तो मैं सबका रिप्लाई तुरंत नहीं कर पाता, पर मैं देखता ज़रूर हूँ और बाद में मैं डेफिनेटली उसको डाउट क्लियर करूँगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।